डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करनी थी अपन को, ऑफ प्रोटॉन। अभी पता क्या था, प्रोटॉन का डिस्कवरी दैट वाज डन बाय, अपन को पता है कि गोल्डस्टीन ने किया था। तो अपन ने लिखा था भाई कि इसमें क्या ना, थोड़ा सा जैसे जे थॉमसन ने किया था ना, ग्लास ट्यूब को ले लिया, अपन इसमें भी ग्लास ट्यूब को ले लेंगे, ठीक है। तो जे थॉमसन ने भी क्या किया, जैसे ग्लास ट्यूब को लिया था वैसे ही गोल्डस्टीन ने ग्लास ट्यूब तो रखा, और उसने क्या किया, इसमें भी वैक्यूम जनरेट किया। तो जैसे वैक्यूम उसने जनरेट किया था वैसे इसमें भी उसने वैक्यूम जनरेट किया, ये वैक्यूम, ठीक है ना, उसने भी वैक्यूम जनरेट किया। और यहां पर जैसे उसने इलेक्ट्रोड लगाया था वैसे इसने भी इलेक्ट्रोड लगाया। अब इसने क्या किया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड अपन ने पहले लगाया था वो एनोड और कैथोड था। तो ये एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक कैथोड लगाया उसने जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये एनोड है और ये कैथोड है। तो इट मे बी पॉसिबल कि कल मैंने इस तरफ कैथोड बनाया हो, उस तरफ एनोड बनाया हो, डजेंट मैटर। हमें तो इससे पता चलता है कि ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, तो ये एनोड होगा। ये नेगेटिव एंड है क्योंकि ये छोटा वाला जो है वो नेगेटिव एंड होता है बैटरी का, तो वो कैथोड होता है। तो उसने थोड़ा सा कैथोड को ना थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिया। उसने कैथोड को ना क्या किया, ऐसे एक सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में लिया। मतलब जो एक ट्यूब था, ग्लास ट्यूब था बड़ा सा, उस ग्लास ट्यूब में उसने जो एक कैथोड लिया, उस कैथोड को ऐसे पूरा एक ढक्कन जैसे होता ना कि ग्लास ट्यूब में पूरा एक सर्कुलर डिस्क से बंद कर लिया। तो सर उसने रिंग जैसे। हम्म, सर रिंग। बिल्कुल रिंग नहीं होगा, रिंग नहीं होगा, वो कवर्ड। जैसे मान लो अपन वो ऐसे होता है ना, बर्तन को ढक देते हैं अपन, तो एक छोटा सा पतला सा कोई अपन लेके एरिया, मतलब ऐसे एरिया ऑफ द सर्कल जैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एरिया वाले पार्ट से अपन उसको ढक देते हैं। तो उसने पूरा ऐसे ऐसे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब था, उसने बीच में ऐसे ही एक सिलेंड्रिक ऐसे एक वो डिस्क लेके अंदर फंसा दिया, सो दैट कि वो सभी जगह टच करता है, ठीक है ना। तो उसने उस टाइप से उसको बंद कर दिया। ये उसने कैथोड लिया था। और कैथोड उसने क्या किया था कि जो ये कैथोड उसने लिया था, उस कैथोड में उसने छोटे छोटे होल्स कर दिए थे। उस कैथोड में उसने छोटे छोटे होल्स कर दिए थे, ऐसे उसने होल्स भी कर रखे थे कैथोड में, इस टाइप से। तो इसको ना, ये होल्स जो है, इन होल्स को अपन क्या बोलते हैं, कैनाल। सो होल्स आर कॉल्ड कैनाल। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि होल्स आर कॉल्ड कैनाल, कॉल्ड कैनाल। वो उसने कहा था, उनको होल्स को कैनाल कहा था उसने, तो उसने कैनाल से बोला था ऐसे। और तो इसी ऐसे को एनोड रेस, कैनल रेस भी कहते थे। क्या बोलते थे, कैनल रेस। हाँ वो बोलेंगे, इसलिए वो कैनाल की वजह से उसको कैनाल रेज बोलते हैं। तो अपन देखेंगे आगे कि मतलब कैसे अपन को कैनाल रेज बताना है उसको। तो उसको होल्स को कैनाल बोलते थे, इसलिए वो कैनाल रेज बोलता था। यहां पर उसने फिर हाइड्रोजन लिया एट लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब 10⁻⁻² टू 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर, जैसे उसने भी लिया था। अब अपन कहेंगे इसमें भी इसने क्या किया, इसमें इसने जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई यहां पर एनोड की तरफ उसने फोटोग्राफिक प्लेट लिया था, तो यहां भी उसने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया, जिसका फोटोग्राफिक प्लेट, और इसने इधर भी फोटोग्राफिक प्लेट, उसने यहां भी फोटोग्राफिक, ये भी फोटोग्राफिक, यहां भी उसने फोटोग्राफिक प्लेट और जिंक से वो लगाता है। अब उसने क्या किया, उसने कहा मतलब वोल्टेज अप्लाइड। तो अपन जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं बिना पर, यहाँ पर 10,000 volts of voltage is applied. So when voltage is applied, सर वीडियो ब्लर है। वीडियो ब्लर है, देखो भाई क्या वीडियो ब्लर है? नहीं सर, नो वीडियो सर। सही आ रहा है। नहीं है, तो जिसके लिए वीडियो ब्लर आ रहा है वो रिज्वाइन करेगा, फिर से ज्वाइन करो। सर क्लियर है, वीडियो क्लियर है। हाँ ठीक है, तो फिर जिसके लिए ब्लर आ रहा है वो फिर से ज्वाइन कर ले एक बार, है। सो व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड, then
जैसे अपन ने कहा था कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दैट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम्स। तो ये मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दैट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम्स, बिकॉज वी हैव सप्लाइड हाई एनर्जी ना, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं अपन। तो अपन कहेंगे ठीक है, when the voltage is applied then the molecule will get converted to, because में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारे हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएंगे। और उसके बाद व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन एटम्स जो होगा ना वो एनर्जी लेके आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज होगा तो H+ आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन एटम जो अपने पास थे वो हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अभी लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था कि भाई देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज। यस सर। और सिंस वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन यहां से होके यहां जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आके फिर वापस इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन पुल करके इधर लेके गया, इधर से ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर से बाहर आएगा, तो वो कैथोड की तरफ से अपन को ऐसे रेज दिखते हैं, तो अपन को लगता है अच्छा ये कैथोड रेज है, तो इसलिए अपन इनको कैथोड रेज बोलते हैं। और फिर बाकी इनके बारे में अपन ने लास्ट टाइम काफी कुछ लिखा हुआ है कैथोड रे, इसलिए इनको ज्यादा नहीं लिखना। अब उसने सोचा गोल्डस्टीन ने कि यार अगर नेगेटिव आयन बन रहा है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज भी बन रहा होगा, बिल्कुल बन रहा था। और अगर नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और पॉजिटिव चार्ज को अगर नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर फ्रेम हो रहे थे, बन रहे थे, जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर बन रहे थे, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस पॉजिटिव चार्ज से तो रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं हमेशा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें हमेशा रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव में हमेशा रिपल्शन होगा, इसमें भी रिपल्शन होगा, इसमें भी रिपल्शन होगा, लेकिन अपोजिट चार्जेस में हमेशा अट्रैक्शन होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो उसने क्या सोचा कि अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन जो यहां पर था, ये हाइड्रोजन यहां जाके क्या हो रहा होगा, इसके सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे पहले उनको ले लेता होगा, और बाद में फिर वो ऐसे बन जाता होगा इलेक्ट्रॉन लेके, और फिर आयनाइज हो जाता होगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अपन को दिख रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन इससे भी आ रहे थे, तो अपन ने उनको कैथोड रेज बोल दिया था। अब लेकिन अगर उसने क्या किया कि देख भाई अगर पूरा ये क्लोज्ड होता, मतलब ये होल्स नहीं होते, तो अपन लोग को लगता कि यार हाइड्रोजन जाके इस पे स्टिक हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड्स आर नेगेटिवली चार्ज, वो लिखा हुआ है। तो अब जो कैथोड, जो इधर H+ आयन जो इस होल्स में आ रहे थे, तो वो तो स्टिक नहीं हो रहा होगा। मतलब अगर ये होल्स पे स्ट्राइक, मतलब वो स्ट्रेट पाथ पे आके होल्स पे स्ट्राइक कर रहा होगा, तो होल से स्ट्राइक थोड़ी कर पाएगा, वो तो होल से बाहर निकल जाएगा दूसरी तरफ। तो जो होल से निकल जा रहे थे ना, वो दूसरी तरफ जाके यहाँ पर इस पे ग्लो जनरेट कर रहे थे, वो दूसरी तरफ जाके इधर ग्लो जनरेट कर रहे थे, और उसको क्या हो रहा था सर? ग्लो जनरेट कर रहे थे, मतलब चमक रहे थे वहां जाके जब स्ट्राइक करेंगे तो। और वो भी सर इतने हाई हाई वेलोसिटी से वो आयंस जा रहे थे कि वो होल्स के आमने सामने जितने सारे नेगेटिवली चार्ज प्लेट के वो पार्टिकल्स है वो उनका अट्रैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो होल से पास, उनको डिस्प्लेस कर ले रहे थे आराम से, राइट ना। ये इतना ज्यादा क्योंकि इसका मास और इसका मास, इन दोनों के मास में बहुत डिफरेंस है, 10,000 टाइम्स का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27, मतलब इसका मास 10,000 टाइम ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि हम ट्रेन के इंजन के सामने जाके खड़े हो जाए कि भाई मैं तो इसे रोक के ही रहूंगा, तो जो उसका हमारा हाल होगा वही उसका हाल होता था। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करते हुए उधर जाके ग्लो कर रहा था।
जबकि अपन को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन यहां आके स्ट्राइक कर रहे थे, ये ग्रीन ग्लो दे रहे थे अपन को, ये अपन ने लिखा था कल, ये अपन को ग्रीन ग्लो दे रहे थे, जबकि ये यहां पर रेड ग्लो दे रहा था। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये यहां अट्रैक्ट करके रेड ग्लो दे रहे थे, तो अपन को पता चल गया कि अच्छा, इनमें से जो पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं वो ग्लो कर रहे हैं, और इसका मतलब है ये हुआ कि अगर इधर भी ग्लो हो रहा है और उधर भी ग्लो हो रहा है, तो इधर नेगेटिव चार्ज तो नहीं जा सकता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को अगर ये इसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो उधर नहीं जा सकता। तो इसकी तरफ कौन सा रेज है जो स्पीड से जा सकता है? दैट विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज रेज। तो उसने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, उसने वेलोसिटी कैलकुलेट किया। वेलोसिटी ऑफ दीज रेज बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही था जैसे पहले था। वेलोसिटी ऑफ दीज रेज आर नियरली वेलोसिटी ऑफ लाइट, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतना ही ऑलमोस्ट वेलोसिटी था। These rays do not require any medium to travel. Obviously बात है, आपने वैक्यूम जनरेट किया, do not require any medium to travel. सर फर्स्ट 3 पॉइंट्स इसके और इलेक्ट्रॉन के सेम ही है ना? बिल्कुल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज दोनों ही रेडिएशंस है ना, तो नियरली सेम ही होगा। These rays are independent of ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये किसी भी मेटल से बना होता है। भाई मेटल का कोई रोल ही नहीं था, तो मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। सो दीज रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मेटल यूज्ड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोड। मतलब किस मेटल का ये इलेक्ट्रोड बना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दोनों ही इलेक्ट्रॉन और जो आयन है वो गैस से बनाया है। When external electric field is applied, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है। So when external electric field is applied, तो जैसे अपन ने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट हो गया था, वैसे ही ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। So when external electric field is applied, these rays bend towards, वो bend हो जा रहे थे। So these rays bend towards negative electrodes. Negative electrodes indicates that they are positively charged. उन पे पॉजिटिव चार्ज है। Next we can write that these rays are generated, that is by cationic part of gas, so it depends on the nature of gas, on nature of gas। अब अपन कहेंगे भाई नेचर ऑफ गैस पे कैसे, तो देख भाई जब हाइड्रोजन गैस था ना, तो इससे H2 बना, H बना, और बाद में H will get converted into H+ and plus इलेक्ट्रॉन, तो इसको अपन ने एनोड रे कहा, इसको अपन ने इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे बोला, तो अपने लिए ये एनोड रे थी। और अगर इसकी जगह मैं ऑक्सीजन गैस ले लेता हूं, तो अपन कहेंगे पहले ऑक्सीजन एटम बनेगा, और ऑक्सीजन एटम विल गेट कन्वर्ट इनटू O पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा कैथोड रे। दैट्स व्हाई वी से दैट इलेक्ट्रॉन तो सभी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, किसी भी गैस को रहो कैथोड रे तो इलेक्ट्रॉन से बनेगा, लेकिन एनोड रे अब उस गैस के एटम का कैटायनिक पार्ट होगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो गैस आपने ट्यूब में लिया है उस गैस के जो एटम है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा
एनोड रे होना चाहिए। तो फिर अपन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो अपन को पता है हाइड्रोजन बहुत छोटा होता है ना ऑक्सीजन से, तो जब हाइड्रोजन अपन ने यूज किया था तो जो रेड ग्लो आ रहा था ना, वो छोटे से एरिया में आ रहा था, लेकिन जब अपन ने ऑक्सीजन यूज किया ग्लो तो बड़ा होगा। हाँ, तो वो ग्लो बड़ा हो रहा था। तो अपन को पता चल गया कि भाई वो ग्लो भी चेंज हो रहा है, उसका साइज भी, एरिया भी चेंज हो रहा है। तो अपन को पता चल गया था कि भाई उस केस में इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। अब अपन कहेंगे अच्छा सर एक बात बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है ना? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 8, है ना? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 6 होगा। अगर 2 6 होगा तो मैं क्या समझूं कि मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और इधर अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना? ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इतना वोल्टेज से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था? यहां से क्या एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? तो अपन कहेंगे और भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। भाई एक ऑक्सीजन एटम से O पॉजिटिव भी बन सकता है, O2 पॉजिटिव भी बन सकता है, लेकिन रहेगा इतना ही। सो चार्ज ऑन ऑक्सीजन या तो होगा 1.602 into 10⁻⁹ कैन बी। तो मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपन कहेंगे ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.602 into 10⁻⁹। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 10⁻⁹ कूलम्स into 2। 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 4 से, मतलब जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किए। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपन कहेंगे ये चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर, ये चार्ज होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर डबल चार्ज हो जाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसके ऊपर 3 चार्ज हो जाएंगे। तो जो भी चार्ज आएगा वो रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब उसका मल्टीपल जो होगा वो इंटीजर से ही होगा। चार्ज का मल्टीपल, चार्ज का मल्टीपल जो होगा वो इंटीजर से ही बताएंगे। किसी को डाउट है तो बोलो। सर हाँ बोलो। फोर्थ पॉइंट नहीं समझा। फोर्थ पॉइंट में ये था कि अगर मान लो मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया ऐसे, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, और इसमें वोल्टेज इससे ज्यादा लगाया, तो इस वोल्टेज से तो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर इसमें वोल्टेज इससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ टर्न हो जाएंगे ये, क्योंकि इससे जो इधर वोल्टेज अप्लाइड है ना उससे वोल्टेज मैं इसमें लगाऊंगा जो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए मैंने, इसकी तरफ बेंड हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये रेज जो है इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ज्यादा पोटेंशियल इसकी इस पे लगाने की वजह इस पे लग गया तो फिर ये बेंड हो जाएंगे इसकी तरफ। समझ में आया? हाँ सर। वो अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। फिर जैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था कि अगर इनके पाथ पे कोई ऐसे मतलब कोई अपन व्हील लगा दे तो वो व्हील को भी रोटेट कर रहा था ऐसे, इसको हिट करके इस व्हील को भी रोटेट कर दे रहा था, मतलब दे हैव पार्टिकल कैरेक्टर। सो अगर व्हील को रोटेट करेगा तो अपन कहेंगे उनमें पार्टिकल कैरेक्टर होगा, तो बता देंगे अपन भाई ठीक है। तो वी कैन राइट दैट 6th पॉइंट, व्हेन a wheel, mechanical wheel, is placed in the path, is placed in path of rays, they rotate the wheels. They are also called canal rays. They are also called
canal rays as they pass through the holes. They pass through the perforated cathode. Perforated मतलब जिनमें होल्स होंगे जिस कैथोड में. Perforated cathode. कैथोड विथ होल्स है, उसको अपन कहते हैं परफोरेटेड कैथोड विथ होल्स. बस बहुत हो गया इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना था कि भाई जो ये रेज होते हैं, ये रेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और मेन पॉइंट तो अपने लिए ये डिस्कशन था, आपको पता है मैंने पूरा डिस्कवरी पढ़ाया ही इस पॉइंट की वजह से है कि दे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. बाकी अपन को पता होना चाहिए कि भाई वैक्यूम में इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जैसे साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बट लाइट रेज को मीडियम नहीं चाहिए. साउंड की लाइट, लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, साउंड को चाहिए. भाई सन से रेज आते हैं पार्टिकल तो रहता है कि वेव रहता है? हाँ, पार्टिकल रहता है कि वेव रहता है किसमें? सर? ये जो रेज है दोनों लिखा ना अपन ने यहाँ पर, दे हैव पार्टिकल कैरेक्टर. अभी लिखा तो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, rotate the wheels, which indicates that they have particle character. Which indicate they have particle character. They have particle character. और वो थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रोड के पास क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रोड के बाद लिखा है एंड मेटल. इलेक्ट्रोड एंड मेटल. देखो भाई, सबको समझ में आया? यस सर. सबको समझ में आया. तो इसका ना अपन को मेनली बस ये पॉइंट पता होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता बाकी पॉइंट आपको अब बताया है तो पता होना चाहिए अभी, क्योंकि अभी इनिशियली अपने पास सिलेबस भी कम होगा ना. अगर टेस्ट वगैरह होता है तो फिर वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, ये छोटे छोटे पार्ट भी पूछते हैं. लेकिन अगर आप सोचो कि मेंस और जेई में कुछ पूछने वाले हैं, इस पार्ट से, इस पॉइंट के अलावा मेंस और जेई में कुछ नहीं पूछेंगे. पॉइंट नंबर 5 के अलावा मेंस एग्जाम और जेई के एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछने वाला. सो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. अब अपन पढ़ सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. Discovery of neutron, we will say that by right now Chadwick. जेम्स चैडविक. हाँ जेम्स चैडविक चलेगा, ठीक है ना. तो क्योंकि मोस्टली अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, शर्मा जी, वर्मा जी, तो ऐसे ही अपन जेम्स की जगह बस चैडविक जी हो गए. ठीक है ना. तो जेम्स जी है ना, तो अपन अब चैडविक जी तो नहीं लिखेंगे, लेकिन चैडविक लिख देते. ठीक है, तो सबने लिख लिया ना भाई. अब इसमें लिख लेना तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी लिख सकते हैं, है ना. थोड़ा सा अपन अगर जरूरत पड़ेगा तो रिवाइज करो, और कोई अगर प्रॉब्लम आएगा तो फिर पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है. आप नेक्स्ट क्लास में फिर बोल सकते हो कि सर मतलब जो आपने लास्ट टाइम बताया था उसमें से कुछ पार्ट ऐसे ऐसे है, आप उसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, चलो देखते हैं. अब अपन यहाँ चेक करेंगे चैडविक ने कैसे इसको डिस्कवर किया था. अब प्रॉब्लम था कि न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल होता है, तो उसके डिस्कवरी में बहुत टाइम लगा, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सो बाय जेम्स चैडविक बाय यूजिंग रेडियो एक्टिविटी. तो उसने ना रेडियो एक्टिविटी को यूज किया था. तो पहले तो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी होगा, फिर वो रेडियो एक्टिविटी को यूज करके इसको मतलब डिस्कवर कर पाया. तो अपन कहेंगे ठीक है, उसने क्या किया था कि एक बेरिलियम का शीट ले लिया, ऐसे ना बेरिलियम शीट लिया, एक पतला सा एक बेरिलियम शीट ले लिया. सो बेरिलियम इज अ मेटल. बेरिलियम शीट लिया उसने, उस बेरिलियम शीट को उसने स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल से.
बाय अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम एटम होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम एटम। तो ये अल्फा रेज थे, दिस इज अल्फा पार्टिकल और अल्फा रेज बोल सकते हैं अपन उसे। सो बाय अल्फा पार्टिकल, तो मैंने क्या किया, एक उसको अपन इक्वेशन में भी लिख देते हैं ऐसे। सो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम आइंस होते हैं, आर अल्फा रेज। जो हीलियम आइंस होते हैं वो अल्फा रेज होते हैं। तो उसने क्या किया, एक बेरिलियम शीट लिया, अपन को पता है बेरिलियम क्या होता है, उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर। कभी भी अपन किसी भी एलिमेंट को ना ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी एलिमेंट होगा ना, तो मैंने पहले ही बताया होगा, ये एलिमेंट है अपने पास एक्स, तो ऊपर जो लिखा होता है वो उसका मास नंबर होता है और नीचे जो लिखा होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। इस चैप्टर में अपन ए को हमेशा मास नंबर लिखेंगे और जेड को हमेशा एटॉमिक नंबर। सो इसमें एक्स इज एलिमेंट, ए इज मास नंबर। हम सबको पता है मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और कलेक्टिवली अपन इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। कलेक्टिवली अपन इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, और न्यूक्लियॉन्स, ताकि आपको पता रहे कि मास नंबर को सबने न्यूक्लियॉन्स बताया, और Z इज एटॉमिक नंबर। जो Z होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर। तो इसमें मैंने ना यहाँ इसका मास नंबर 9 होता है और 4 उसका एटॉमिक नंबर होता है। मैंने इसको अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाया, मतलब अल्फा पार्टिकल से इसको एक तरीके से इसके न्यूक्लियस को हिट करवाया। अल्फा पार्टिकल में का मास जो होता है ऑब्वियसली बात है, जो हीलियम का मास होगा और जो हीलियम का एटॉमिक नंबर। इस बेरिलियम शीट को जब मैंने अल्फा पार्टिकल से, अल्फा रेज से एक्सपोज रखा ना, तो मुझे पता चला कि ये वाला बेरिलियम शीट जो है ना, कन्वर्टेड टू कार्बन शीट, मतलब वो कार्बन शीट में कन्वर्ट हो गया, उसके न्यूक्लियस में चेंजेस हुए और वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो वो कार्बन शीट में कन्वर्ट हो गया, कार्बन 12 और कार्बन 6, ये लिख लिया। अब अपन कहेंगे कि भाई इसमें ये तो ठीक है, 2 + 4 = 6, ठीक है, वो कंजर्व है। 4 + 9 = 13 होता है, तो यहां तो 12 है, ये तो बैलेंस नहीं है, या तो बैलेंस करना पड़ेगा अपन को। तो यहां पर वो देख रहा था कि जब अपन अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम शीट को स्ट्राइक कर रहे थे ना, तो बेरिलियम शीट से काफी सारे रेज भी निकल रहे थे। वो जो रेज इससे निकल रहे थे ना, बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द कार्बन एटम, इससे काफी सारे रेज निकल रहे थे, ये रेज बाहर आ रहे थे। इन रेज को हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, नो डिफ्लेक्शन। ना तो वो रेज कैथोड की तरफ बेंड हुए, ना वो एनोड की तरफ बेंड हुए। हमें पता चल गया कि भाई ये ना न्यूट्रल है, इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो एनोड की तरफ बेंड होता, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कैथोड की तरफ बेंड होते। ये बेंड नहीं हो रहा है, और बेंड नहीं हो रहे हैं, तो वो जो रेज थे वो न्यूट्रॉन्स थे, and they are neutral in nature। तो हमने इन रेस का मास कैलकुलेट किया। मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? E/m रेशियो से। इसलिए तो मैंने E/m रेशियो को इंपॉर्टेंस दिया था। E भी कैलकुलेट किया था अपन ने, M भी कैलकुलेट किया था, और फिर E/m भी कैलकुलेट किया। तो हमने क्या किया, इनका मास कैलकुलेट किया। इसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर आ रहा था। मतलब हमें यह पता चल गया था कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन में, जैसे कार्बन की बात करेंगे तो 6 प्रोटॉन होते हैं, और कार्बन में न्यूट्रॉन भी 6 होता है। अगर अपन को लगता कि भाई कार्बन में न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं,
अपन को पता है अगर कार्बन आप 12 लिखोगे और ये 6, तो आप इलेक्ट्रॉन लिखोगे 6, प्रोटॉन लिखोगे 6 और न्यूट्रॉन लिखोगे 6। अगर कार्बन में न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता तो एटॉमिक मास भी 6 होता कार्बन का। जबकि हमको पता है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स। तो हमें ये पता चल गया था कि देख भाई, अगर ये बेरिलियम शीट कार्बन बन गया तो फिर मास उसका 6 होना चाहिए था, लेकिन उसका मास तो 12 होता है। मतलब जब इसने इसको हिट किया तो न्यूक्लियस में कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से इसका मास 12 हो गया, और वहां से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो रेडिएशंस का मास एक प्रोटॉन के बराबर आ रहा है, नियरली 1 प्रोटॉन। तो अपन को पता चला कि भाई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको पढ़ा, कोई फायदा नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है जो रेज निकल रहे हैं, जो पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ रेज निकल रहे हैं, वो भी न्यूट्रल है लेकिन उनका मास प्रोटॉन के बराबर है। तो दैट इज हाउ फिर बाद में धीरे धीरे कि भाई यार न्यूट्रल आ रहे हैं तो ये पार्टिकल तो न्यूट्रल है, ये पक्का हो गया, और फिर उसका नाम हमने न्यूट्रॉन दिया, मतलब साइंटिस्ट ने उसका नाम न्यूट्रॉन दिया। सो दिस इज हाउ दैट न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय द रेडियो एक्टिविटी। अब अपन ने तो बड़ा सिंपल एक इक्वेशन लिख लिया, थोड़ा सिंपल सा डायग्राम बना लिया, बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि हीलियम अल्फा रेज कैसे जनरेट किए, उसके लिए अपन को रेडियो एक्टिव मेटल चाहिए जिससे कि अपन अल्फा रेज बनाएंगे, और फिर उनके अल्फा रेज के पाथ में हम ये बेरिलियम शीट लगाएंगे, और जब वो स्ट्राइक करेगा अल्फा रेज बेरिलियम शीट को तो इससे रेडिएशन भी निकलेंगे, और शीट का नेचर बेरिलियम से कार्बन हो गया था। तो जब हमने पढ़ा कि भाई बेरिलियम का क्या हुआ, बेरिलियम कहाँ गायब हो गया, तो कार्बन बन गया था। तो कार्बन जैसे बन गया था, इसका मतलब है इसमें न्यूक्लियस चेंज होंगे। भाई पहले न्यूक्लियस में 4 ही प्रोटॉन थे, अब 6 प्रोटॉन हो गए। पहले न्यूक्लियस में 5 न्यूट्रॉन थे, अब 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब है यहां पर न्यूक्लियस चेंज आया। तो दैट इज हाउ द न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय दीज रेज। एंड फिर ये बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसने देखा कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका मतलब है दे आर न्यूट्रल इन नेचर। दैट इज हाउ द डिस्कवरी इज। तो अपन जैसे मैं बात कर रहा था ना कि अपन किसी भी मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब अपन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर ही रहे हैं, हम तो किसी भी एलिमेंट को कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसमिटेशन। भाई आर्टिफिशियली हमने एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया, मतलब हमने एक एलिमेंट के न्यूक्लियस को चेंज कर दिया दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में, तभी तो पॉसिबल है वो। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि भाई अपन मतलब जो डाल्टन थ्योरी पढ़ रहे थे सुनाई नहीं दिया हाँ सर, कुछ सुनाई नहीं दिया, एक बार रिपीट कीजिए। मैंने कहा कि भाई जैसे पहले मैंने आपको कहा था ना कि अपन एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपन आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते होंगे। जब आप बेरिलियम को कन्वर्ट कर रहे हो कार्बन में, इसका मतलब है आप किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई। लेकिन न्यूट्रॉन का डिस्कवरी ऐसे हुआ था। अब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स वी कैन राइट दैट ये न्यूट्रॉन का डिस्कवरी था। तो मैंने आपको डिस्कवरीज बता दी, व्हाट आर द डिस्कवरीज, कैसे कैसे डिस्कवरी हुआ। अब अपन चेक कर लेते हैं, कुछ टर्म्स चेक करते हैं, और फिर अपन आते हैं मॉडल ऑफ एटम्स पे। तो पहले मैं कुछ टर्म्स बता देता हूं आपको, जैसे टर्म्स अपन पढ़ लेते हैं ऐसे। एक तो टर्म होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म होता है। तो अगर अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म की करेंगे बात, तो अपन कहेंगे सो एटम्स, molecules or ions which have same number of electrons, so which have same number of electrons, उनको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। तो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। चलो अपन तीनों से एग्जांपल करते हैं। तो अपन कहेंगे, अब जैसे अपन लिखेंगे भाई सोडियम एटम,
तो सोडियम एटम लिखता मैं तो अपन को आयंस बनाना आता है। सोडियम होगा तो इलेक्ट्रॉन 11, क्योंकि ये तो 23 और 11 होता है, ऐसे लिखते हैं अपन। वो मास नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। किसी को डाउट? इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं? ये। प्रोटॉन कैसे लिखते हैं? ये। और न्यूट्रॉन कैसे लिखते हैं? इन दोनों का डिफरेंस। तो अपन कहेंगे अगर मेरे पास सोडियम आयन है तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर आप सोडियम आयन भी लिखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा आपने, तो मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 10, लेकिन प्रोटॉन होगा 11। भाई प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन थोड़ी चेंज होता है आयन चार्ज आने से। और न्यूट्रॉन हो जाएगा 12। अगर मेरे पास सपोज क्लोरीन, तो क्लोरीन इज 35 एंड 70। इलेक्ट्रॉन हो गया 11, प्रोटॉन हो गया 11, न्यूट्रॉन 17 है, ये भी 17, और ये डिफरेंस कितना आएगा? 80। ले भैया, अब ऐसा ही अगर अपन Cl नेगेटिव आयन लिखेंगे ना तो 35 और 17 ही रहेगा। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन हो गया, अब नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन होगा 18, प्रोटॉन होगा 17। चार्ज के बनने से प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता, and neutron will be equal to 17 और वो 35 minus 17. Similarly, if I write oxygen, तो oxygen is 16 and 8, तो इलेक्ट्रॉन होगा 8, प्रोटॉन होगा 8 और न्यूट्रॉन होगा 8। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन -2 लिखता हूँ 16 and 8, तो इलेक्ट्रॉन -2 लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन मैं उसे देखता रहता हूँ, वैसे तो देखता ही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे पास कितना, दैट इज 10, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 आपने नेगेटिव चार्ज, 2 एक्स्ट्रा ऐड किया होगा। प्रोटॉन हो गया अपने पास 8 और न्यूट्रॉन हो गया अपने पास कितना, दैट इज डिफरेंस, अगेन इट इज 8। न्यूट्रॉन में चेंज नहीं आएगा। तो चार्ज के बनने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आता। आप कंपेयर कर सकते हो इन दोनों में, इन दोनों में और इधर में। चार्ज के आने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज नहीं आता, इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है। तो चलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं अपन एग्जांपल। मेरे पास सोडियम आयन है, मेरे पास मैग्नीशियम आयन है, मेरे पास एल्यूमिनियम आयन है, मेरे पास ऑक्सीजन आयन है और F नेगेटिव आयन है। प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर है 8 है, प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा आपने, 11 इलेक्ट्रॉन थे तो आपको 10 मिल गया। इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बिकम्स 10। ये भी आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इलेक्ट्रॉन बिकम 10। आपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इट बिकम्स 10। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया तो अपन ने इसको भी लिखा 10। These all are isoelectronic. सर नियॉन भी इनके साथ जाता है? कौन जाता है? नियॉन, नियॉन। हाँ लिखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एटम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। मतलब अपन एटम, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा और नहीं हो सकते 10, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो एग्जांपल लिया, अब अपन मतलब सारे थोड़ी लिखने लगेंगे, चलो -3 भी लिखते हैं, चलो नियॉन भी लिखते हैं, चलो मतलब बहुत सारे बना लेंगे अपन बस मतलब एक हमें आप आइडिया दे दो क्या करना है, हम अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपने मुझे बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज के आने से, पॉजिटिव चार्ज के आने से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है, न्यूट्रल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। न्यूट्रॉन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होगा न्यूट्रॉन में। सो न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। तो न्यूट्रल अगर रहा होता तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहा होता, लेकिन आपने एक प्लस लिखा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा, और प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा एक।
तो प्रोटॉन तो वही रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम कर लिया, तो ये आयंस हो गया। अब अपन कहेंगे जैसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है, दूसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल ले लेते हैं, बी। तो मैं कहूंगा देख भाई, बी के लिए मैं क्या करूंगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मेरे पास गिवन है जैसे CO हो गया और N2 हो गया। चलो देखते हैं कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 टोटल हो गया 14। और 2 नाइट्रोजन है तो दो, एक नाइट्रोजन में 7 और दूसरे में भी 7, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, सपोज CO2 गिवन है और N2O गिवन है मेरे पास, मैं इसमें इसको ऐसे लिखता हूं, NO2 पॉजिटिव। चलो कार्बन का तो 6 हो गया और 2 ऑक्सीजन का हो गया 60, एक ऑक्सीजन 8 होता है, अभी बताया आपने। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक नाइट्रोजन हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन हो गया अपने पास 16 इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव चार्ज है तो मुझे -1 करना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे ना अपन को। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कहीं तो पॉजिटिव चार्ज लिखोगे आप पहले इसमें, अगर आपने पहले NO2 के लिए कैलकुलेट कर लिया, कैसे, इसका 7 और इसका 16, ये कैलकुलेट कर लिया आपने। अब अगर पॉजिटिव चार्ज लिखा है तो -1 करना भी तो पड़ेगा, तो मैंने -1 कर लिया। -1 आएगा तो उतना ही आएगा जिसमें आएगा। These are isoelectronic। अब मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं, मुझे ये पता है कि मुझे मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूल में कंपेयर करना है, आयंस है तो आयंस में कंपेयर करना है। और अगर एटम है तो जैसे नियॉन बोल रहा था वो कि इसमें प्रोटॉन भी 10 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 10 होता है। अरे इसको इलेक्ट्रॉन लिखना था, उधर भी प्रोटॉन लिख दिया, ये भी 10 होता है, तो ये तो एटम हो गया ना नियॉन। तो अपन को पता चल गया कि भाई ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है जितने भी आयंस ऑप्शन में गिवन होंगे सब में एक जैसा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो बताऊंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप मॉलिक्यूल्स दोगे तो मुझे दोनों मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। एटम्स के मैं अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके ऐड करूंगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन जितने एक मॉलिक्यूल में है अगर उतने ही दूसरे मॉलिक्यूल में आया तो मैं कहूंगा वो दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजी हो गया। आइसोटोप्स, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई एग्जांपल दे दो, हाइड्रोजन हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, डी लिखते हैं अपन, और ट्रीशियम हो गया जो टी लिखते हैं अपन, और ट्रीशियम हो गया जिसको टी लिख लेते हैं। इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो ठीक है भाई, इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर अपन नीचे लिखते हैं, अपन को पता है, अभी एलिमेंट में अपन ने बताया था मैंने। और इसका मास लिखेंगे तो इधर 1 होगा, इधर 2 होगा और इधर 3 होगा। दे आर हैविंग सर डिफरेंट, बोलो। वो प्रोटियम भी होता है ना, ये है प्रोटीन, मतलब वही है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने पास हो गए 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के। तो अपन कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2। इसका मतलब है आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम एलिमेंट के, राइट ना, सेम एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, दे विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, क्लोरीन है 17 होता है, क्लोरीन 35 भी होता है,
और क्लोरीन है 17 होता है, क्लोरीन 37 भी होता है। इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 17 माइनस ये 18, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17, neutron 20. So isotopes have different number of neutrons. That's why they are called isotopes. जैसे isotopes होता है वैसे isobars भी होता है। जैसे isotopes होता है वैसे isobars भी होता है। isobars में अपन को इससे उल्टा लिखना होता है, मतलब different atomic number and same atomic mass. Isobars. Different atomic number, but same atomic mass. उनको कहते हैं अपन आइसोबार्स। जैसे एग्जांपल आर्गन 18 and 40, कैल्शियम that is 20 and 40. They are isobars. They have same atomic mass but different atomic number. Electron 18, proton 18, but neutron is 22. इसमें इलेक्ट्रॉन 20, प्रोटॉन 22, 20 और न्यूट्रॉन is equal to that is 20. Obviously, they will have different neutrons if their atomic number is different and the atomic mass is same. So they have different number of neutrons, isotopes and isobars, but isotopes में we know that उनका atomic डिफरेंट number एलिमेंट भी होगा ना कैसे आइसोबार में, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भी होगा ना, क्योंकि आर्गन और कैल्शियम है। चलेगा ना, बिल्कुल। तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा नहीं था ना, अपन ने तो कहा था डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। अब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट तो सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एलिमेंट को तो पहचानते ही हैं इससे, किसी भी एलिमेंट को। तो एलिमेंट का पहचानने, ये सारे के सारे एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन के, है ना। एलिमेंट को अपन पहचानते हैं प्रोटॉन से, तो इफ यू वांट यू कैन राइट दैट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, चलेगा ये। बट वी नो दैट, वो देखने से अपन बता सकते हैं कि मतलब एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट तो होगा ही। सिमिलरली वी यूज्ड टू राइट दैट आइसोटोन्स। इसमें ना एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड आइसोटोन्स, तो अपन आइसोटोन्स की बात करें। आइसोटोन्स जो होते हैं ना, दे हैव एलिमेंट्स which have same number of neutrons. उनको कहते हैं अपन आइसोटोन्स। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन है 14 and 6 ले लेते हैं, राइट। नाइट्रोजन है तो अपन इसको 7 लेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस 8 है तो इसमें भी डिफरेंस अपन 8 लेंगे। एग्जाम ऑक्सीजन से भी बना सकते हैं। सो विल राइट दैट अपने पास कार्बन 14 है और 6 है, एंड ऑक्सीजन 16 है और 8 है। दीज आर आइसोटोन्स। इसमें कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8। इसमें इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 8। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सिमिलरली वी कैन राइट इन दिस इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 एंड न्यूट्रॉन 8। इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन भी 8। हमें न्यूट्रॉन से मतलब था कि सेम न्यूट्रॉन होने चाहिए। तो ये अलग एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है। वो बाय चांस आ गया, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, बट दे आर डिफरेंट एग्जांपल्स। हमें बस मतलब होता मतलब है मास नंबर डिफरेंट होगा बट न्यूट्रॉन सेम होगा। बिल्कुल, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब कुछ भी लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि मास नंबर क्या है। हमें बस मतलब है कि दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है
वो सेम देन इट इज कॉल्ड आइसोटोन्स। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं तो अपन उसे कहेंगे दे आर आइसोटोन्स। सो आइसोबार्स, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, वो अपन को आना चाहिए। यस सर। ठीक है, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वो सब अपन को पता है। ये आपका मतलब आज अपन यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि फिर अपन नेक्स्ट टाइम मॉडल ऑफ एटम शुरू कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज इतना ही पढ़ते हैं अपन, और मॉडल ऑफ एटम में अपन रदरफोर्ड थॉमसन वेरी फर्स्ट मॉडल से शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। Bye, sir. Thank you, sir. सर थैंक यू चलो सर, भाई, बाय सर। थैंक यू सर। ठीक है।